कभी सोचा है कंपाइलर के अंदर असल में होता क्या है? वो अपना जादू कैसे चलाते हैं? खैर, उनके पास एक गुप्त भाषा होती है जो हमारे लिखे हुए कोड को मशीन तक पहुंचाती है। आज हम इसी सीक्रेट कोड को डी कोड करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ही C++ कोड अलग अलग मशीनों पर कैसे चल जाता है, इंटेल प्रोसेसर पर भी और आर्म प्रोसेसर पर भी। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे एक ही किताब को 100 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करना हो। सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना? ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ हमारा साफ सुथरा इंसानों के समझने लायक कोड, और दूसरी तरफ मशीनी भाषा का वो जाल जिसे हम बाइनरी कहते हैं। अब हर मशीन के लिए सीधे सीधे सोर्स कोड से बाइनरी बनाना, ये तो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला और बेकार तरीका होगा। तो इस पूरी ट्रांसलेशन की यात्रा में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम कंपाइलर की उस गुप्त भाषा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कोड को तस्वीरों में कैसे देखा जाता है। उसके बाद उसका एक पक्का ब्लूप्रिंट जानेंगे जिसे 3 एड्रेस कोड कहते हैं। फिर उस ब्लूप्रिंट के अलग अलग प्रकार देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि भाई ये सब इतना जरूरी है क्यों। तो चलिए अपनी इस यात्रा का पहला हिस्सा शुरू करते हैं और इस ट्रांसलेशन की समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो इस समस्या का हल क्या है? एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट, मतलब कंपाइलर हमारे जटिल सोर्स कोड को सिर्फ एक बार इस आसान यूनिवर्सल भाषा में बदल देता है। इसे ही हम इंटरमीडिएट भाषा कहते हैं। ये सभी कंपाइलर्स के लिए एक कॉमन ग्राउंड की तरह है। पूरी कंपाइलर पाइपलाइन को एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह सोचिए। एक तरफ से सोर्स कोड अंदर जाता है, कई चरणों से गुजरता है और आखिर में मशीन कोड बाहर आता है। हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इस लाइन के ठीक बीच में है। ये फ्रंट एंड जो कोड को समझता है और बैक एंड जो मशीन के लिए कोड बनाता है, इनके बीच एक पुल का काम करता है। असल में यही वो स्टेप है जो कंपाइलर को मॉड्यूलर और पोर्टेबल बनाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? इस नई भाषा में अपने कोड को दिखाने का सबसे पहला तरीका है इसकी एक तस्वीर बनाकर। आगे की पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस एक छोटे से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, A = B × C+D। इसे याद रखिएगा। तो पहला कदम है सिंटैक्स ट्री बनाना। इसे कंपाइलर का एक रफ स्केच समझिए। यह हमारे एक्सप्रेशन को एक पेड़ जैसी शक्ल दे देता है, जिससे ऑपरेटर की प्राथमिकता अपने आप साफ हो जाती है। जैसे यहाँ गुणा जोड़ से पहले हो रहा है, ये ट्री के स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है। अब देखिए, ये तस्वीर हम इंसानों के लिए तो बढ़िया है, पर मशीन को स्टेप बाय स्टेप निर्देश चाहिए, कोई तस्वीर नहीं। और यहीं से हमारे असली ब्लूप्रिंट की शुरुआत होती है। चलिए अब इस विजुअल स्केच से आगे बढ़ते हैं और डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप निर्देशों की दुनिया में चलते हैं। 3 एड्रेस कोड या टैग की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सादगी। इसका फॉर्मेट बहुत सख्त है। हर निर्देश में सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन होता है, और यही सादगी इसे मशीन के लिए प्रोसेस करने और बाद में ऑप्टिमाइज करने में बहुत आसान बनाती है। तो हमारे एक्सप्रेशन A = B × C+D का TAC कैसे बनेगा? हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहले B × C का रिजल्ट एक टेम्पररी वेरिएबल T1 में स्टोर करते हैं। फिर उस T1 में D को जोड़कर रिजल्ट T2 में डालते हैं और आखिर में T2 की वैल्यू A को असाइन कर देते हैं। देखा, हर स्टेप में सिर्फ एक ऑपरेशन, एकदम सिंपल। तो फिर से सोचिए, एक 3 एड्रेस कोड स्टेटमेंट में ज्यादा से ज्यादा कितने ऑपरेटर हो सकते हैं? सोच लिया? बिल्कुल सही, सिर्फ एक। अच्छा, तो अब हमारे पास निर्देश तो हैं, तो चलिए देखते हैं कि कंपाइलर इन नोट्स को कैसे व्यवस्थित कर सकता है। इसे एक डिटेल्ड नोटबुक यानी क्वाड्रुपल्स और कॉम्पैक्ट स्टिकी नोट्स यानी ट्रिपल्स की तरह सोचिए। क्वाड्रुपल्स में 4 फील्ड होते हैं, ऑपरेटर, 2 आर्ग्यूमेंट और एक परिणाम, एकदम साफ। वहीं ट्रिपल्स जगह बचाते हैं क्योंकि वे परिणाम को सीधे स्टोर नहीं करते, वे पिछले निर्देश की पोजीशन से उसका पता लगाते हैं। और फिर आते हैं इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। ये समझ लीजिए दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये एक मास्टर इंडेक्स की तरह है जो स्टिकी नोट्स यानी ट्रिपल्स की ओर इशारा करता है। इससे ऑप्टिमाइजेशन के लिए निर्देशों का क्रम बदलना बहुत आसान हो जाता है, बिना असली ट्रिपल्स को छेड़े। इसे याद रखने का एक सुपर सिंपल तरीका है। क्वाड्रुपल्स में 4 फील्ड होते हैं और ट्रिपल्स में 3। हमेशा याद रखें, क्वाड मतलब 4, ट्राई मतलब 3।
तो अगर कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा हुआ? जी हाँ, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। तो हमने ये सब तो सीख लिया, पर असल में ये काम कहाँ आता है? चलिए देखते हैं कि ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है। तो हमने एक मुश्किल समस्या से शुरुआत की और एक बहुत ही अच्छे स्टेप बाय स्टेप समाधान तक पहुंचे, ठीक वैसे ही जैसे एक कंपाइलर करता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, यही वो मिडिल लेयर है जिसकी वजह से जावा का एक बार लिखो कहीं भी चलाओ वाला फंडा काम करता है। जावा वर्चुअल मशीन इसी इंटरमीडिएट कोड पर चलता है। इसे समझना आपको सिर्फ कंपाइलर डिजाइन में ही नहीं, बल्कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और भविष्य की प्रोग्रामिंग को समझने की एक सुपर पावर देता है। और आखिर में भविष्य के बारे में एक सवाल, जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर जैसे नए आर्किटेक्चर आ रहे हैं, क्या उनके लिए इंटरमीडिएट भाषा का डिज़ाइन भी बदलेगा? ये वो सवाल हैं जो कंपाइलर डिज़ाइन का भविष्य तय करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।